राम राम एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी का वेदांत एकेडमी इंदौर और अंकुरन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 3D और 3D हम पढ़ने वाले हैं 2D स्क्रीन पर। जो आपका मोबाइल है वो भी 2D स्क्रीन है और जिस पर पढ़ाया जा रहा है वो भी 2D स्क्रीन है। तो हम कोशिश करेंगे 2D पर 3D को समझने की। पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें कंसेप्ट्स क्या क्या हैं और इसमें फॉर्मूला किस तरह से बनते हैं और फॉर्मूला जो याद करने का यूनिवर्सल प्रॉब्लम है कि फॉर्मूला जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से आते हैं उनसे फॉर्मूले याद नहीं होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आज के बाद उन्हें वैसा करने की ज़रूरत भी ना पड़े और ये जो शिकायत उनकी खुद से भी रहती है और मैथ्स के साथ में भी रहती है कि फॉर्मूले याद नहीं होते हैं 3D के, समझ नहीं आता है, तो आज वो अगले आधा घंटे में 40 मिनट में लगभग वो प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। आपको हर फॉर्मूला समझ में आएगा और 3D का कंसेप्ट भी समझ में आएगा। अभी तक हमने डिस्कस किया था 2D और 2D में हमसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे वो क्वेश्चंस पूछे जाते थे पेरीमीटर और एरिया, परिमाप और क्षेत्रफल पर। परिमाप और क्षेत्रफल यहाँ पहुंचने वाले हैं 3D पर। 3D होता क्या है? 3D होता है जब सरफेस के साथ में या तो गहराई जुड़ जाए या फिर ऊंचाई जुड़ जाए। जब फर्श के साथ में या तो नीचे की गहराई जुड़ जाए या ऊपर जुड़ जाए, तब वो तीसरी डायमेंशन और शामिल हो जाती है, उसे कहा जाता है 3D। जैसे एक कमरा फर्श है, तब तक उसमें दो विमाएं हैं, लंबाई और चौड़ाई, उसके आधार पर आप उस फर्श को बता सकते हैं। लेकिन जब उसमें हाइट भी शामिल हो जाती है तो वो कहलाता है तीसरी डायमेंशन 3D। तो उसमें एक और कैलकुलेशन आपके लिए ऐड हो जाती है कि उसमें स्थान कितना घिरा हुआ है, जो स्पेस है हवा में बना हुआ है वो कितना है। तो यदि आपको वो स्पेस पूछा जाता है तो उसका मतलब होता है वॉल्यूम। इसमें दो चीजें पूछी जाती हैं, वॉल्यूम और सरफेस एरिया। जब आप एक कमरे में खड़े होते हैं तो आप बता सकते हैं इसमें कितना पानी आएगा या कितनी हवा आ जाएगी। जो हवा या पानी आ जाएगा, जो स्पेस होगा, उसे कहा जाएगा वॉल्यूम। और जो दीवारें होंगी जिसे छूकर देखा जा सकता है वो होता है सरफेस एरिया, क्योंकि दीवारें पृष्ठ होती हैं, सरफेस होती हैं, उनका निकाला जाएगा सरफेस एरिया। और जितना स्पेस इसमें है इसे कहा जाएगा वॉल्यूम। तो दोनों जो कंसेप्ट हैं आप समझ चुके हैं, सरफेस एरिया का मतलब क्या होगा और वॉल्यूम का मतलब क्या होगा। अब जिन स्ट्रक्चर्स पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो स्ट्रक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये स्ट्रक्चर है क्यूब का, क्यूब या घन। आज हम सिर्फ फॉर्मूले डिस्कस करने वाले हैं, ये बनते किस तरह से हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं क्यूब के। ये एक एग्जांपल लिया है, डाइस एक क्यूब होता है, चौक का जो बॉक्स आता है वो भी क्यूब होता है। बच्चे जो सॉल्व करते हैं कलर्ड में वो भी कलर क्यूब होता है, पजल क्यूब जिसको कहा जाता है वो भी क्यूब होता है। ये एग्जाम्पल्स हैं क्यूब के। हमने एक परफेक्ट एग्जाम्पल लिया है, ये डाइस। इस डाइस में फेस या फलक कितने होते हैं? 6। तभी डाइस फेंकने पर 1 से 6 चांस बनते हैं। अब आप इसे समझेंगे कैसे? आप समझें, एक वर्ग आपने बनाया, एक स्क्वायर आपने बनाया, ये स्क्वायर बनाया, वर्ग बनाया ए और ए। आपने नीचे कागज पर एक शेप बना लिया, आकार बना लिया, ए साइज का स्क्वायर। आपने ये ए साइज का स्क्वायर बनाया और इसे उठाया ए हाइट तक, इसे ए हाइट तक उठाया। तो ये क्या फॉर्म, क्या आकार, क्या शेप बनेगा? वो बनेगा क्यूब, जिसकी लंबाई 10, लंबाई ए, चौड़ाई ए, हाइट ए, सभी ए रहेगा। ये होगा आपका क्यूब। और जब आप वॉल्यूम निकालने जाओगे तो वॉल्यूम निकालने में सभी जगह पर एक जनरल रिलेशन यूज होगा। जैसे इससे पहले 2D में हमने जो बेसिक लिया था वो लिया था त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई।
वैसे ही हम यहाँ पर जो सिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स हैं नीचे से ऊपर तक एक जैसी हैं। जैसे आपने इसे उठाया वर्ग को a ऊंचाई तक, तो इसमें नीचे की सरफेस और ऊपर की सरफेस, नीचे का पृष्ठ और ऊपर का पृष्ठ क्या है, एक जैसे है। इसमें नीचे भी वैसे ही ऊपर भी वैसे ही, डॉट कितने भी बने हो लेकिन सरफेस एक जैसा रहता है, फ्लैट। तो ये सिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। कैसे भी सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होगा उसका वॉल्यूम जो निकाला जाएगा, वो आयतन जो निकाला जाएगा, आयतन होगा आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, बेस एरिया इनटू हाइट। कहीं पर भी आप निकालोगे, हम भी डिस्कस करेंगे तो भी यही डिस्कस करेंगे, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं सभी। अब हम देखें यहां पर हम डिस्कस करें, अगर हम इसका वॉल्यूम निकालने जाएंगे, यहां हमसे वॉल्यूम के ही क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, सरफेस एरिया के भी पूछेगा, वो भी हमारे लिए बड़ा इजी काम होगा। अब वॉल्यूम अगर इसका निकालना होगा, इसका आधार क्या होता है, बनाया किस पर है, इसे बनाया है एक वर्ग पर, और वर्ग का क्षेत्रफल आप पढ़ चुके हो। बेस एरिया, नीचे क्या दिख रहा है, एक वर्ग दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। इसे कितनी हाइट तक ऊपर उठाया है, इसे ए हाइट तक ऊपर उठाया है, तो इसका वॉल्यूम क्या बन जाएगा, ए क्यूब। ये इसका वॉल्यूम बन जाएगा ए क्यूब। अब फिर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में आपसे यहां पर दो तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे वो पार्श्व बोल दे, वॉल बोल दे, पार्श्व मतलब पास की जो दीवारें हैं, वॉल हैं, उनका अगर बोल देता है, पार्श्व बोल देता है, या वॉल एरिया, वॉल सरफेस एरिया बोल देता है, तो सरफेस एरिया में वॉल सरफेस एरिया, दीवारों का क्षेत्रफल। अब दीवार कितनी, नीचे फर्श ऊपर छत, इसे क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। कितनी बचेंगी, 4, एक पीछे और सामने, एक आइट साइड, आसपास, आइट साइड बोल देते हैं, साइड में दोनों तरफ। अब ये दो और ये दो जब हम देखने जाएंगे तो हाइट भी क्या है, ए। अगर जो बॉल ऊपर उठी हुई है उसे अगर नीचे बिछाकर लिखा जाएगा, बनाया जाएगा, जो ऊपर उठी हुई है, ये जो ऊपर उठी हुई है कुछ इस तरह से वो बनेगी, हाइट भी उसकी ए है। ये वॉल इस तरफ वाली को बनाया जाएगा इस तरह से, इसका भी ए है, यहां भी ए है। तो अगर इस तरफ की वॉल का एरिया निकाला जाएगा तो क्या होगा, ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर, ये होगा ए स्क्वायर। और ऐसी कितनी वॉल, इसके जैसे इस तरफ है वॉल वैसे ही इस तरफ भी होगी, तो क्या होगी 2a स्क्वायर। यहां ये हो गई आसपास वाली, फिर आगे पीछे वाली, इसका भी क्या होगा, पीछे वाली वॉल का a स्क्वायर, और उस तरफ वाली वॉल का भी a स्क्वायर, मतलब 2a स्क्वायर। और तो टोटल कितना, 4 वॉल, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। ये दीवारों का क्षेत्रफल। अब क्या बचा हमारे पास, अब बचा टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। टोटल कितनी वॉल, 6, और 6 के 6 सभी डायमेंशंस कैसे हैं, बराबर, तो कितना होगा 6a स्क्वायर। ये 6a स्क्वायर बनेगा। अब इसमें और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, ये तो हो गया 6a स्क्वायर, वॉल का पूछेगा 4a स्क्वायर, अगर वॉल्यूम पूछेगा, आयतन पूछेगा तो हो जाएगा ए क्यूब, या भुजा का घन, भुजा की घात 3। अब हम चले आगे, और हमसे क्या पूछ सकता है, अब हमसे पूछ सकता है इसमें रखी जा सकने वाली, घन आकार में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी भुजा। आप सोचकर देखें इसमें सबसे बड़ा क्या होगा, ये कॉर्नर पकड़ लो और ये कॉर्नर, या आपके कमरे में एक ऊपर वाला कॉर्नर और उसके अपोजिट नीचे वाला कॉर्नर, उसमें ही सबसे लंबी छड़ रखी जा सकती है। अब यहाँ 2D है तो इसमें अंदर हाथ डाल के, ये पेन डाल के हम नहीं बता सकते कि ये किस तरह से बनेगी। आप समझ जाएं, आपके कमरे में एक तरफ पीछे वाली वॉल का ऊपर वाला कॉर्नर, और सामने जाओगे उसके बिल्कुल अपोजिट नीचे वाला कॉर्नर, ये ऊपर और वहां नीचे वाला कॉर्नर, उन कॉर्नर को अगर आप मिलाओगे
तो क्या बनेगा आपको, वो सबसे बड़ा विकर्ण बनेगा। सबसे बड़ा विकर्ण पर आप जाओगे तो वो आ जाएगा d, आपको मिल जाएगा d इज इक्वल टू a√3। d इज इक्वल टू a√3। वो कैसे मिलेगा, अब उसको आप समझना थोड़ा सा। सबसे पहले वो आपको विकर्ण मिलेगा कहां, वो आपको मिलेगा ये ऊपर वाला कॉर्नर और दूसरा नीचे। तो कहानी कैसी बनेगी, कहानी बनेगी कि आपको इसमें एक विकर्ण यूं मिलाना होगा और ये आपका क्या होगा, सरफेस होगा, नीचे बनेगा। तो त्रिभुज जो बनेगा वो कहां से बनेगा, फर्श के बीचों बीच एक विकर्ण खिंचा होगा। ये देखो ऐसा कुछ, ये आपका सरफेस होगा और यहां पर ये हाइट है, कमरे को यूं उठाया गया, इस टॉप को यहां पर मिलाया नीचे, इस टॉप को नीचे मिलाओगे तो त्रिभुज कौन सा बनेगा, ये वाला त्रिभुज। यहां पर ये डंडी बनेगी और इसे आप यहां बांध दो तो ये त्रिभुज बनेगा, जिसमें ये शामिल होगा एक साइड, दूसरी इसकी हाइट और तीसरा ये हवा में ये शामिल होगा। तो इसे जब आप बनाने जाओगे, देखो ये शामिल होगा, ये पेन ये खड़ा हुआ है क्योंकि इसे अपन ने यूं उठाया और इसे बांध दिया नीचे वाले कॉर्नर पर, तो ये ट्रायंगल बनेगा। ये ट्रायंगल बना तो ये होगा विकर्ण, ये विकर्ण, और ये क्या है, a ऊंचाई, ये विकर्ण और ये हमें चाहिए, ये d हमें चाहिए। ये क्या निकलेगा आपको पता है, ये होता है a√2, ये आ जाएगा a√2। जब आप इस a√2 को सॉल्व करोगे a के साथ में तो ये आ जाएगा a√3, ये a√3 हो जाता है। और आप इसे सीधे याद रखें कि इसका जो विकर्ण बनेगा वो साइड का √3 टाइम्स बनेगा, √3 गुना बनेगा। जैसे वर्ग में याद रहता है आपको भुजा का √2 गुना विकर्ण आता है, ये हमने याद रखा था पहले। इसी तरह से ये आपको याद हो जाएगा साइड का √3 टाइम। अब हम चलें आगे, चलें अगला जो स्ट्रक्चर है वो है हमारा क्यूबॉइड या घनाभ। घनाभ बनता किससे है, बनता है ये आयत से, ये बनता है आयत से। आपने एक आयत बनाया, जैसा आपके कमरे का फर्श है, जिस कमरे में आप बैठे हैं, लाइब्रेरी में बैठे हैं, तो इसका जो फर्श है वो ट्रीट किया जाएगा किसकी तरह, एक रेक्टेंगल की तरह, जिसमें लंबाई है, चौड़ाई है। अब बचेगी, इसको अगर ऊपर उठा दिया जाए h हाइट तक, h हाइट तक उठा दिया तो ये क्या बन जाएगा, घनाभ। एक आदर्श एग्जाम्पल हम यही मान सकते हैं, जिस कमरे में हम बैठे हैं उसे जनरली माना जाता है घनाभ का सबसे अच्छा एग्जाम्पल। बाकी बॉक्स वगैरह जिसमें शूज आते हैं और तमाम तरह के जो कार्टन्स वगैरह आते हैं, ज़्यादातर क्यूबॉइड शेप में ही आते हैं, घनाभ के आकार में ही आते हैं, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, इसे डेप्थ दे दिया यहाँ पर, और हाइट। इसका बेस इस तरह से रहता है, इसे उठाया जाता है h हाइट तक, इसे h हाइट तक उठा दिया हमने। बेस कैसा था इसका, रेक्टेंगल। अब हम एक एक चीज लिखने चलते हैं। एक एक चीज जब लिखने हम जाएंगे तो फिर हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम आयतन लिखने जाएंगे। सर आपने आयतन अभी बताया, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल क्या बनेगा, L × B, ये आधार का क्षेत्रफल है। आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई L × B, और ऊंचाई क्या है इसकी, h, तो ये हो गया LB और h, जो आपको जनरली याद रहता है LBH। ये इसका वॉल्यूम बनेगा, ये वॉल्यूम हो गया। तो फिर वॉल एरिया क्या होगा, इसमें दीवारें, दीवार। अब दीवारों में देखो, एक ये, एक इसके बिल्कुल सामने, एक ये, एक इसके ठीक सामने ये वाली। इसे पीले वाली को 1 अगर आप नंबर दोगे, इस पीले वाले को 1 अगर नंबर दोगे तो इसके बिल्कुल अपोजिट में ये 2, और ये अगर 3 है तो इसके सामने बिल्कुल ये 4।
4 नंबर। तो अपन को तो 2 का निकालना है, एक तरफ का निकाला उसके सामने वाली जस्ट बराबर, पीछे का निकाला उसके सामने वाली जस्ट बराबर। तो 2 वॉल का निकालें, उन्हीं को डबल कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। अगर हम इस वॉल की बात करें तो इसमें हाइट है और लेंथ है, तो इसका अगर निकालोगे तो हाइट इंटू लेंथ, तो ये हमने लिखा हाइट इंटू लेंथ। और ऐसी कितनी वॉल, 2, प्लस इन दीवार पर चलते हैं, इस पर जाओगे तो इसमें हाइट भी शामिल है और चौड़ाई भी शामिल है, b इंटू एच या h इंटू बी इंटू एच, ये हो गया। अब दोनों जगह क्या है, 2h है, तो 2h अगर बाहर लिख देंगे l प्लस बी, इसे फॉर्मूले के तौर पर याद रखा जाता है। आप रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको वापस बता दिया जाए, सिंपल तरीके से बता दिया जाए, आपकी चारों दीवारों में फैक्टर कौन सा जरूर रहेगा, h। ऊंचाई देखो चारों दीवार में रहेगी, आप सिर घुमाकर देखो, चारों दीवार में हाइट फैक्टर रहेगा। हाइट के साथ में जब आप दीवार बनाने जाओगे, एक बार बनाओगे आप लंबाई के साथ, फिर चौड़ाई के साथ, फिर लंबाई के साथ, फिर चौड़ाई के साथ, फिर क्या होगा, h को बनाया आपने 2 बार, 2 बार बनाया लंबाई और चौड़ाई के साथ में। अपन को क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, वो भी प्लस करना है, पूरा निकालना है तो प्लस करना पड़ेगा। तो 2 बार लंबाई के साथ, 2 बार चौड़ाई के साथ, ये अपन ने कर दिया प्लस। इसको याद रखा जाता है 2 ऑफ एच एल प्लस बी, इस तरह से इसे याद रखा जाता है। आप नहीं भी रखेंगे चल जाएगा, सिंपल हाइट के साथ में जोड़ना पड़ेगा, इसलिए 2 लिख दिया पहले ही। हाइट के साथ में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 बार लंबाई के साथ, 2 बार चौड़ाई के साथ में, ये भी आप सीधे लिख सकते हैं। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्लियर है तो फिर इसमें क्या जोड़ दें, फर्श और छत, जैसी फर्श वैसी ही छत। तो टोटल सरफेस एरिया जब आप लिखने जाओगे तो जो ऊपर लिखा है दीवारें तो शामिल हो जाएंगी, 2HL प्लस 2BH, और सरफेस नीचे कैसा बना, L इंटू बी। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि फर्श और छत दोनों एक जैसे रहते हैं। इसमें से सिर्फ कॉमन आ सकता है 2, और इसे लिखा जाता है LB प्लस BH प्लस HL। इस तरह से इसे लिख दिया जाता है, ऑर्डर को आगे पीछे, LBH में LB BH और HL। उम्मीद है ये याद रहेगा, आपको इजीली याद रहेगा। LB BH LH और इसका डबल, क्योंकि पेयर के फॉर्म में जोड़े के रूप में पाए जाते हैं आमने सामने के हिसाब से। फिर इसके बाद इसमें और पूछा जाने वाला और है इसका डायगोनल। आप इसे यूं ही याद रखें, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसे हम बनाना बता सकते हैं लेकिन बहुत आपके काम आएगा नहीं, फिर से बिल्कुल वही कहानी बनेगी। इसे हमने ऊपर उठाया तो इस दीवार का ऊपर वाला हिस्सा यहाँ के हिस्से से मिला दिया, इसमें भी ये शामिल होगा, ये आपने मिलाया, इसे इससे मिलाया, और ये होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसके साथ में ये एच स्क्वायर भी आ जाएगा, तो L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर आ जाएगा। पाइथागोरस आपको लगानी पड़ेगी, आपका काम हो जाएगा। और हमें यहाँ जरूरत नहीं लग रही है कि हमें इसे और एक्सप्लोर करना है, चूंकि एग्जाम्पल्स में क्वेश्चंस में नहीं करता है तो यहाँ भी हमें ज्यादा जरूरत नहीं है। तो आप याद रखेंगे d इज इक्वल टू अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। जब आपसे पूछेगा कि एक घनाभ आकार के कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई, तो वो पूछेगा डायगोनल। वॉल पूछेगा तो वॉल हमारे पास है, टोटल पूछेगा तो हमारे पास है। कलर जब करने का होता है तो फर्श पर कलर नहीं करते, 5 पर कलर करते हैं। तो इसमें से LB में से जो फर्श है वो हटा देंगे, एक सरफेस लेंगे, वो भी छत। तो आपको ये घनाभ भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। घनाभ के बाद हम आगे चलते हैं, अगला स्ट्रक्चर हम देखते हैं सिलेंडर। सिलेंडर
बेलन, बेलन जब हम देखते हैं तो हाँ, मम्मी का बेलन याद आया होगा, बिल्कुल खाई होगी मार। बेलन हम देखें, बेलन किससे बन रहा है, ये इसका बेस है, या बेस यहाँ पर मान लें, बेस कैसा दिख रहा है, सर्कुलर। आप क्या कर सकते हो, सीडी रखा हुआ है, डीवीडी, डीवीडी के ऊपर डीवीडी जब हम जमाते जाएं, अच्छा खासा जब जम गया तो कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, वो सिलेंडर की तरह हो जाएगा। गोल बॉटल भी अगर हम लें वो भी सिलेंडर की तरह काम करेगी। अब उसमें हम वॉल्यूम के लिए जाएंगे, तो वॉल्यूम के लिए कैसे जाएंगे, इसका रेडियस क्या होता है, इसका रेडियस होता है r, और जो सरफेस होता है, बाउंड्री होती है, बाउंड्री क्या होती है 2 पाई r। आप 2D पढ़ चुके हो। और इसका क्षेत्रफल कितना होता है, इसके क्षेत्रफल की तरफ अगर आप जाओगे तो इसका क्षेत्रफल आपने पढ़ा है पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर इसका क्षेत्रफल। अब चलते हैं हम इसके वॉल्यूम और सरफेस एरिया की तरफ। सरफेस एरिया में दोनों सरफेस एरिया हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चलें वॉल्यूम की तरफ, आयतन की तरफ। आयतन आपने कैसे पढ़ा है, आयतन आपने पढ़ा है नीचे का स्ट्रक्चर और ऊपर का स्ट्रक्चर अगर एक जैसा है, सिमेट्रिक है, सममित है, तो आपका रिलेशन क्या बनता है, रिलेशन बनता है आपका बेस एरिया इंटू हाइट। वही चलेगा और वही चलते रहेगा लास्ट तक, बेस एरिया इंटू हाइट। अब बेस एरिया क्या है, यहाँ पर देखो बेस कैसा दिख रहा है, बेस दिख रहा है पाई r स्क्वायर, बेस दिख रहा है आपको पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर दिख रहा है, तो बेस एरिया क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर। और देखो इसे कितनी ऊंचाई तक उठाया, h ऊंचाई तक उठाया, तो ये क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। ये आपका वॉल्यूम बनेगा, इसमें इतना स्पेस बनेगा सिलेंडर में, पाई r स्क्वायर h। बहुत आसानी से आपको याद रहेगा, भूलने जैसा इसमें कुछ है नहीं। सिलेंडर बना किससे है, सर्कल से, सर्कल को ऊपर उठा दिया, और सर्कल मतलब पाई r स्क्वायर, कितनी ऊंचाई तक, h ऊंचाई तक, पाई r स्क्वायर h। अब जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर लोगे तो आ जाएगा सरफेस एरिया। नहीं है तो भी हम चलते हैं, अब चलते हैं अपन इसके सरफेस एरिया में। इसमें दो तरह के सरफेस एरिया में देखने को मिलते हैं, एक कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये दो एरिया देखने को मिलते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और एक संपूर्ण पृष्ठ। सर ये क्या होता है, देखो जब जैसे ये पानी की बोतल, पानी की बोतल आप देखते हो, पानी की बोतल का बीच वाला हिस्सा क्या रहता है, मुड़ा हुआ रहता है, और उसी को कहा जाता है वक्र या कर्व। जो ग्राफ आप बनाते हो, मुड़े हुए ग्राफ बनाते हो, तो जो बोतल का हिस्सा बीच में मुड़ा हुआ रहता है उसे कहा जाता है कर्व। उसे कर्व क्यों कहा जाता है, क्योंकि नीचे जो होता है वो होता है फ्लैट, और ऊपर जो होता है वो होता है फ्लैट सिलेंडर के। जैसे आपने सीडी के ऊपर सीडी जमाई है, सबसे नीचे वाली सीडी की सरफेस कैसी है, फ्लैट, सबसे ऊपर वाला फ्लैट। तो ऊपर और नीचे फ्लैट है, लेकिन बीच में तो क्या है, कर्व है, वक्र है, उसी एरिया को कहा जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया। अब ये बना कैसे, सर अगर ये बाउंड्री ना होती, ये बाउंड्री फ्लैट होती तो फ्लैट सरफेस एरिया बनता। ये बाउंड्री कैसी है, गोल है, इसी की वजह से कर्व बना है। अब ये कर्व की लंबाई है कितनी, 2 पाई r, ये है 2 पाई r, ये जो बाउंड्री है 2 पाई r, यही बाउंड्री की वजह से तो ऊपर क्या बना है, कर्व बना है। तो इस बाउंड्री पर जो कर्व बना है, कर्व किस पर बना है, कर्व बना है 2 पाई r पर और h हाइट तक, 2 पाई r पर कर्व बना है h हाइट तक। तो क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई r h। बहुत ही आसान आप लोगों के लिए 2 पाई r h, ये कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब हम चलें टोटल पर। सर अब टोटल में बचा ही क्या है बताने के लिए, आपने मुड़ा हुआ बता दिया 2 पाई r h। एक वृत्त नीचे है, एक वृत्त ऊपर है, एक का आपने बहुत अच्छे से सिखाया है पाई r स्क्वायर, नीचे भी क्या है पाई r स्क्वायर है, ऊपर भी पाई r स्क्वायर, नीचे भी पाई r स्क्वायर, जोड़ देंगे 2 बार पाई r स्क्वायर और बढ़ा दो, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, 2 पाई r h रहेगा ही रहेगा कर्व वाला, और
नीचे सरफेस वृत्त और ऊपर वृत्त, मतलब 2 बार पाई आर स्क्वायर। देखो 2 पाई आर यहाँ भी, 2 पाई आर यहाँ भी, 2 पाई आर यहाँ बचेगा h और यहाँ बचेगा r, और इसे पढ़ा जाता है 2 पाई आर r प्लस h या h प्लस r, एक ही बात है। जो फॉर्मूले के फॉर्म में बुक्स से आप याद करते हैं 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस h या h प्लस r, ये इस तरह से डिराइव किया जाता है, निकाला जाता है। अब यहाँ पर कोई भी डायगोनल की जरूरत नहीं होती है। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं वॉल्यूम के चेंज होने के, कि इससे पिघलाकर कुछ और बनाया जा रहा है। ये एग्जाम्पल हो जाता है जो वायर होता है उस, वो भी एग्जाम्पल होता है सिलेंडर का। आप ध्यान रखेंगे जो तार होता है वो भी एग्जाम्पल होता है सिलेंडर का, बिल्कुल पतला होता है। पाइप जिसमें पानी बहता है वो भी एग्जाम्पल होता है सिलेंडर का। जो एसएससी में बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके लिए कंसिडरेशन हमें ध्यान में रखना है। वायर, छोटी जो पाइप होती है, पानी जिसमें बहता है, वो सभी ली जाती हैं सिलेंडर के फॉर्म में। हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे और जो प्रैक्टिकल चीजें बनेगी उनको भी हम वहां पर डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हम आगे चलेंगे, ये क्लियर होगा इसका वॉल्यूम वगैरह सभी। अब चलते हैं हम आगे। होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर मतलब एक सिलेंडर में एक और सिलेंडर है उसके अंदर गैप के साथ में। अगर गैप के साथ में दूसरा सिलेंडर है, उसका वॉल्यूम हमें निकालना है, उसमें बीच में कितना पानी भर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर ये एक सरफेस और ये एक पूरा क्या था, टंकी था। इसमें आपने क्या किया, एक सॉलिड सिलेंडर डाला, और सॉलिड सिलेंडर ये था, ये सॉलिड है पूरा। अब पानी आप भर कहाँ सकते हो, अब आपको पानी भरने के लिए ये येलो वाला स्पेस बचेगा, ये येलो वाला स्पेस बचेगा, ये स्पेस बचेगा आपको भरने के लिए, ये स्पेस। तो ये इस स्पेस का वॉल्यूम आप कैसे निकालोगे, इस पूरे में से क्या करोगे, अंदर वाले को हटा दो, यही तो स्पेस बचेगा। तो वही तरीका क्या हो जाता है वॉल्यूम निकालने का। h तो फैक्टर दोनों में रहेगा, बस हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, बाहर वाले की त्रिज्या अगर कैपिटल आर मानोगे तो इसे क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर एच, माइनस अंदर वाले की स्मॉल आर मान लोगे, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई एच बाहर लिख दोगे, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये लिखने का तरीका हो जाएगा इसका वॉल्यूम निकालने का। इनने एच पीछे लिख दिया, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच, और इसमें कुछ भी खास नहीं है। क्वेश्चंस व्यापम में नहीं दिखे हैं, एसएससी में दिखते हैं, मेंस में दिखते हैं। एसएससी में भी मेंस में क्वेश्चंस दिखते हैं, काफी क्वेश्चंस दिखते हैं। तो ये कहानी हो जाएगी किसकी, होलो सिलेंडर की। होलो सिलेंडर में अगर वो हमसे सरफेस एरिया का पूछता है तो भी आप आसानी से निकाल सकते हो, कहीं भी कलर वगैरह करना है उसको आप आसानी से निकाल सकते हो, चूंकि आपकी समझ में आ गया है। क्वेश्चन आएगा तो और डिस्कस करते रहेंगे। अगला स्ट्रक्चर है हमारा कोन, तंबू या आइसक्रीम कोन। कोन जो आइसक्रीम आती है वो बनती है सिलेंडर से, वो बनती है सिलेंडर से। एक सिलेंडर में से 3 बराबर कोन बनाए जा सकते हैं, एक सिलेंडर से 3 बराबर कोन बनाए जा सकते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। एक सिलेंडर से 3 कोन, मतलब सिलेंडर इज इक्वल टू, एक सिलेंडर में कोन कितने हो जाएंगे, 3। सिलेंडर इज इक्वल टू 3 कोन। एक सिलेंडर में से, एक बेलन में से 3 शंकु बनाए जा सकते हैं। बस यही अपना ज्यादातर काम हो जाएगा। ज्यादातर काम कैसे हो जाएगा, अब हम देखें, इसको समझना आप, बिल्कुल इजी है, बहुत सिंपल है। समझेंगे कैसे, हमने सिलेंडर का वॉल्यूम निकाला था, उसी वॉल्यूम से हमारा काम हो जाएगा। उसी सिलेंडर में से तो काट के आपने क्या बनाया है, कोन।
कैसे बनाया आपने, कौन सिलेंडर से? आपने क्या किया, यहां पर ये पॉइंट लिया और इससे इस तरह से लेके पूरे को घुमा के काट लिया, तो नीचे वाला वॉल्यूम कवर हो जाएगा, ऊपर वाला किस में चला जाएगा, वेस्टेज में चला जाएगा। आपने बिल्कुल क्या किया, एक डब्बा रखा हुआ था, उसमें बीच में एक पॉइंट बनाया, बाकी सबको काटते गए, नीचे वाले साइड में आपने डायामीटर के कॉर्नर पर मिला लिया। इस तरह से बनेगा आपका कोन। जैसे पेंसिल छीलते हैं, पेंसिल में बहुत सारा हिस्सा किस में चला जाता है, वेस्टेज में। वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि मिलता आपको सिलेंडर के फॉर्म में है, आप क्या करते हैं, उसे छील छील के कोन बना देते हैं। हाँ बिल्कुल याद आ रहा होगा, बचपन में बहुत पिटे हो, घर से निर्देश रहता था इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये नई पेंसिल मिली है और ये पेंसिल बहुत दिनों तक चलनी चाहिए, 15 दिन 20 दिन चलनी चाहिए। कई सारे लोग ऐसे होंगे जो उसमें पेन का कैप फंसाकर भी लिखते रहे होंगे। ये पुरानी यादें हैं जो अब नहीं देखने को मिलती ज़्यादा। स्कूल्स में भी पेन में कैप फंसा लिया जाता, उसको लंबी कर लिया जाता था, फिर उससे लिखा जाता था। तो पेन की जो निब है, शॉर्पनर से जब हम छीलते हैं तो वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो जाता है कौन का, सिलेंड्रिकल से कोन में कन्वर्ट करना। वो 1/3 पार्ट क्या होता है, 2/3 बेकार चला जाता है, 1/3 बचता है। आप सोचो निब के आसपास का कितना वॉल्यूम चला गया, छीलने में वो चला गया पूरा, तो वो होता है 2/3 और बचता कितना हिस्सा है, एक हिस्सा 3 में से, तो 1/3 बचता है। तो हम कोन क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन, वॉल्यूम। आयतन हम क्या लिखेंगे, 3 में से एक हिस्सा किसका, किसका, सिलेंडर का। और सिलेंडर का कितना होता है, πr²h, यही इसका वॉल्यूम है। सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3, 3 में से एक हिस्सा, ये हो जाता है वॉल्यूम किसका, कोन का। अब वॉल्यूम आपने सीधे निकाला, चले थे आप सिलेंडर लेकर, लेकिन छीलकर क्या बना लिया, उसको कोन बना लिया। तो वॉल्यूम तो आपने बता दिया, मात्रा आपने बता दी, लेकिन जो सरफेस है वो आप सिलेंडर से नहीं बता सकते, क्योंकि सरफेस में क्या आ जाएगा, सरफेस में एक फैक्टर आ जाएगा L, और इसे कहा जाता है तिर्यक ऊंचाई या लैटरल हाइट। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, लैटरल हाइट। अब ये इसमें रोल प्ले करेगा। इसका जो सरफेस एरिया या बर्थडे कैप जो लगी होती है, उसमें ऊपर का जो हिस्सा होता है वो कैसा रहेगा, पूरा कर्व रहेगा। तो अगर सरफेस एरिया की बात यहां पर आएगी, तो यहां पर फिर से सरफेस एरिया हमें दो देखने को मिलेंगे। एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया देखने को मिलेगा, कर्व वाला जो हिस्सा होता है। अब देखो यहाँ पर सिमेट्री नहीं है, तो हम सीधे इसको नहीं बता सकते, तो इसे अभी के लिए याद रखना है, लेकिन जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। πr/l, ये रहेगा πr/l, r रेडियस के साथ में, L लेटरल हाइट के साथ में, सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, πr/l। अब नीचे अभी भी आपको क्या दिख रहा है, ये तो हमने किसकी बात कर ली, कैप के ऊपर वाले हिस्से की, नीचे की बात नहीं की है। नीचे क्या दिख रहा है आपको, नीचे है सर्कल। जब हम पूरा लिखने जाएंगे, जब हम पूरा लिखने जाएंगे तब हमें क्या लिखना पड़ेगा, नीचे वाला भी लेना पड़ेगा। तो हम लिखने जाएंगे टोटल सरफेस एरिया, तो इसमें नीचे वाला क्या, πr² भी शामिल करना पड़ेगा, और जो कर्व वाला πr है वो भी लेना पड़ेगा। देखो πr यहाँ भी, πr यहाँ भी, तो हमने πr बाहर लिखा, बचा क्या, यहाँ r 2 बार था तो 1 बार बच जाएगा, यहाँ तो πr चला ही गया, बचा क्या, l। तो ये हो जाता है हमारा टोटल सरफेस एरिया πr ब्रैकेट में r+l, जो कंठस्थ करके स्टूडेंट्स रखते हैं। आप नहीं भी रखोगे आपको चलेगा, क्योंकि इस क्लास को आप रिपीट कर लोगे तो आपको मेमोराइज करने की बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी, बस समझने की जरूरत पड़ेगी, दिमाग में अपने आप वो छप जाएगा। नीचे वाला πr² और ऊपर πr/l। और आयतन क्या होगा इसका, बेलन का 1/3, और बेलन का कितना, πr²h, बस 1/3 लगा देना है। तो ये था आपका पूरा शंकु।
शंकु में एक रिलेशन और बनता है, वो रिलेशन क्या होता है, आर एच और एल में। हालांकि अभी तक क्वेश्चन व्यापम में हमें नहीं दिखा है, पहले पूछा गया है, बहुत पहले, रिसेंट में 3-4 साल में कोई क्वेश्चन नहीं दिखा है, फिर भी एहतियात के तौर पर हम याद रखेंगे। इन तीनों को देखो, ये कैसा दिख रहा है, बिल्कुल पाइथागोरस की कंडीशन ये दिख रही है, और पाइथागोरस की कंडीशन दिख रही है तो हमें एक्टिव हो जाएंगे, उनकी आत्मा आ जाएगी। वो होगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या एल स्क्वायर, एल इज इक्वल टू हम सीधे लिखेंगे फिर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसे भी फॉर्मूले की तरह याद रखा जाता है, लेकिन आपको पता है ये पाइथागोरस ही लगाया है, आप फॉर्मूले की तरह नहीं भी याद रखोगे तो भी आपको ध्यान रहेगा, सिर्फ पाइथागोरस इसमें लगाया है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये आपको क्लियर। अब हम चलते हैं और बहुत टिपिकल जिसे समझा जाता है वो है प्रिज्म। ये प्रिज्म को पता नहीं क्यों हवा बनाया जाता है, हम प्रिज्म का यहाँ पर ढेर कर देते हैं इसे 2 मिनट के अंदर, सिर्फ 2 मिनट। प्रिज्म वो स्ट्रक्चर होता है जैसा नीचे होता है वैसा ही वो ऊपर होता है। जैसे इसका आधार क्या है, हेक्सागोन, इसका आधार क्या है, वर्ग ले रहा है, और इसका आधार क्या ले रहा है, त्रिभुज ले रहा है। तो ये त्रिभुज आधार का प्रिज्म, ये चतुर्भुज आधार का प्रिज्म, ये षटभुज आधार का प्रिज्म, ये प्रिज्म लिए गए हैं बेस के साथ में, जैसा बेस वैसा ही आगे दिख रहा है। और अब आपके दिमाग में क्लिक करेगा, सर आपने तो इसको बहुत सिंपल करके बताया है, बेस एरिया इंटू हाइट इसका वॉल्यूम बनेगा। जब हमारा बेस त्रिभुज होगा तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई कर देंगे, क्योंकि वो बताएगा कि आधार ये त्रिभुज है या राइट एंगल ट्रायंगल, जो भी त्रिभुज होगा वो त्रिभुज का नाम देगा और डायमेंशन देगा। तो आप आधार का क्षेत्रफल निकाल लोगे, 2D पढ़ा दिया है, सिर्फ गुणा क्या करना है, ऊंचाई, सिर्फ इनटू हाइट करना है, आपका काम बन जाएगा। आपको एग्जाम्पल करवाए जाएंगे, आप साथ में जुड़े रहना। तो कोई भी प्रिज्म होगा, बड़ा सिंपल काम हमारे लिए, वॉल्यूम आयतन क्या निकालोगे, बेस एरिया, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। हिंदी मीडियम वाले कष्ट ना लें बहुत ज्यादा, लिख लें अपनी कॉपी पर, BA मतलब बेस एरिया या आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। चले आगे, ये बहुत सबसे सिंपल होता है प्रिज्म, बेस एरिया इनटू हाइट, जो भी आप दे आपका काम आराम से हो जाएगा, और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन वो देता है, बहुत इजी क्वेश्चंस। अब चलते हैं पिरामिड। ये पिरामिड, सारे पिरामिड के एग्जाम्पल लिए हैं, सारे पिरामिड के एग्जाम्पल हैं। किसी का आधार त्रिभुज है, किसी का चतुर्भुज है, किसी का पंचभुज, किसी का षटभुज, और इसमें भी हमने कुछ भी नहीं लिखा है, बस एग्जाम्पल लिख लिए। यहाँ 3 भुजाएं, 4 भुजाएं, 5 भुजाएं, 6 भुजाएं, षटभुज तक। सर इसमें क्या करेंगे, इसमें भी कोई खास काम नहीं करनी। जैसे हमने पढ़ा था सिलेंडर, और सिलेंडर में हमने क्या किया था, नीचे से ऊपर एक जैसा था सिलेंडर, और वहीं उससे क्या बनाया हमने, कोन। कोन कैसे बनाया, सिलेंडर का आधार तो वही रहा, बस टॉप में हमने क्या कर दिया, एक्सिस में, अक्ष पर ऊपर जाके एक बिंदु पकड़ा और सभी जगह से उसको मिला के पूरा काट दिया, पेंसिल की निब जैसा बना दिया। पेंसिल की निब क्या होती है, अक्ष होती है, उसका टॉप बना रहा। वैसे यहाँ क्या करेंगे हम, फलक तो वही बने रहेंगे, फलक वही बने रहेंगे, बस बिल्कुल बीचों बीच में जाके, जैसे पोल खंबा हमने अपने रूम के बीच में गाड़ दिया, बाकी सब दीवार उड़ा दी, छत हटा दी, और कॉर्नर से ले जाके रस्सी बांध दी उस पे, और उस पे डाल दिया हमने कपड़ा, वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो बन कैसे रहा है, एग्जैक्टली वैसे ही बन रहा है जैसे सिलेंडर से कोन, वैसे ही प्रिज्म से पिरामिड। तो कहानी भी वही रहेगी, बिल्कुल वही रहेगी। तो प्रिज्म, पिरामिड क्या होगा, पिरामिड आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करना है आपको प्रिज्म। प्रिज्म सॉल्व करके जो आपने सिलेंडर के साथ में किया वही आप प्रिज्म के साथ में कर देंगे, आपको पिरामिड मिल जाएगा।
तो पिरामिड क्या होगा, पिरामिड इज इक्वल टू 1/3 ऑफ प्रिज्म, ये वॉल्यूम है। और इसके आयतन सरफेस एरिया की बात वो नहीं करेगा, आपसे बिल्कुल नहीं करेगा, और करेगा तो बहुत रेयर लोग होंगे जो इसको करके आ पाएंगे। अभी आप इसमें खो जाएंगे, इसलिए अभी इसको डिस्कस हम नहीं करेंगे। वॉल्यूम से आपका बहुत तसल्ली से आराम से काम हो जाएगा और देखते ही आपका आंसर भी आ जाएगा। तो जैसा सिलेंडर का रिलेशन कोन के साथ है, वही रिलेशन प्रिज्म का पिरामिड के साथ, और रिलेशन कैसा है, 1/3 वाला और चोटी वाला। प्रिज्म, पिरामिड, सिलेंडर, बेलन और शंकु, सिलेंडर और कोन। अब चलते हैं आगे, स्फीयर, गोला, गेंद। अब मजबूरी हमारी, दिख रहा होगा ये सर्कल के फॉर्म में, क्योंकि ये 2D है। जो स्क्रीन आप देख रहे हो, जिसमें देख रहे हो वो 2D है, 3D नहीं है, तो डेप्थ इसमें नहीं दिखेगी। तो यही सर्कल है, यही स्फीयर है, यही गोला है, यही वृत्त है। गोला क्या समझना है, गेंद से हम समझ लेते हैं। बॉल से आप समझोगे, उसे कहा जाता है, बॉल को स्फीयर। ठोस भी हो सकती है, खोखली भी हो सकती है। हाल फिलहाल हम ठोस लेकर चलते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो सर्कल बनता है बॉल में, वो बीचों बीच बनता है, जैसे अर्थ पर इक्वेटर बनता है, भूमध्य रेखा बनती है पृथ्वी पर, उसे सबसे बड़ी लाइन कहा जाता है। तो वैसे यहां पर बना दिया, ग्रेट सर्कल इसको बना दिया। ये रेडियस हो जाती है इसकी, एक छोर से दूसरे छोर पर मिला दो, वो क्या हो जाता है, डायमीटर हो जाता है, व्यास हो जाता है। और जो बिल्कुल बीचों बीच पॉइंट होता है उसे सेंटर कहा जाता है। इस कहानी की बहुत जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, तो अपन चलते हैं सीधे इसके काम का क्या है। अब देखो, ये स्ट्रक्चर नीचे ऐसा, फिर चेंज हो रहा है, फिर चेंज हो रहा है, फिर चेंज हो रहा है, चेंज होते जा रहा है, और ऊपर वो फिर चेंज होते जा रहा है। तो सिमेट्री इसमें नहीं है, मतलब बेस एरिया इनटू हाइट इसमें तो नहीं लगेगा। तो इसे सॉल्व किया जाता है अलग मेथड से। इसका वॉल्यूम निकाला जाता है, इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम होता है। आप एक दो बार यहाँ रिपीट कर सकते हैं। जब हम क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपको रट जाएगा, आराम से रट जाएगा। तो हमारे एंड से तो ये आप याद रखते भी हैं तो भी ठीक है, नहीं रखते हैं तो हम याद करवा लेंगे, आपको हो जाएगा याद, इतनी क्वेश्चंस आते हैं। फिर हम चलें इसके सरफेस एरिया पर। जब इसको पकड़ कर देखोगे तो आपको फ्लैट सरफेस नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही तरह का सरफेस मिलता है, वो होता है कर्व्ड सरफेस, वक्र पृष्ठ। उसके अलावा फ्लैट कहीं नहीं मिलता। गोल देखो, पूरी बॉल कैसी रहती है, हर जगह कर्व रहता है, उसमें मुड़ी हुई रहती है। तो इसमें जो टोटल सरफेस एरिया होता है वही क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वही टोटल होता है। और थोड़ी देर पहले आपको बताया, जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड से हैं वो लोग समझ सकते हैं कि जो सरफेस एरिया है वो कैसे बनता है। सरफेस एरिया बनता है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे तो ये 3 आगे आ जाएगा, पावर 1 कम हो जाएगी, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसकी जो सरफेस है वो है 4 पाई आर स्क्वायर। ये सरफेस इसकी बनेगी टोटल कर्व। और वॉल्यूम कितना, 4/3 पाई आर क्यूब। अब चलते हैं हम आगे, बस इसमें इतना ही हमें ध्यान रखना और कुछ भी नहीं। अब चलते हैं हम आगे। लास्ट स्ट्रक्चर हमारा हेमीस्फीयर, अर्धगोला। अर्धगोले की कहानी क्या है, गोले को क्या करें, बॉल को बीच में से काट दें। जब बॉल को बीच में से काटोगे तो जो स्पेस है वो क्या हो जाएगा, आधा। ये जो स्थान घिरा था बॉल का, वो स्थान आधा तो उड़ जाएगा ऊपर से, और वॉल्यूम क्या होता है, वही स्थान या मात्रा या स्पेस। हवा में जो जगह घेरी उसे कहा जाता है वॉल्यूम, या पदार्थ की मात्रा, 1 लीटर 2 लीटर, वो भी क्या होती है, जगह घेरती है।
भाई बॉटल क्या होती है, जो पानी की बॉटल आती है 1 लीटर की, उसमें आप कुछ भी भर दो, गेहूं भी भर दोगे, उतना जितना 1 लीटर तक पानी आता है उसे कहा जाएगा 1 लीटर गेहूं, ना कि वो किलोग्राम में। चूंकि वो भरा किस में है, वॉल्यूम में भरा है, तो वो वॉल्यूम के हिसाब से ही माना जाएगा। ठीक, चलते हैं अब इसको समझते हैं। अब इसका वॉल्यूम क्या बचेगा? सर पीछे आपने बताया था 4/3 था, मतलब 4 हिस्सा ऊपर था, अब आधा उड़ गया तो कितने हिस्सा बचा? 2 हिस्सा बचा, तो वॉल्यूम बचेगा 2/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि ये मात्रा की बात है, मात्रा में अगर गोले में आप 2 से भाग लगाओगे तो वो 4 में से कितना बचेगा? 2 बचेगा। जो पीछे 4 था इसमें भाग लगाओगे, आधा करोगे इसको, तो 2 का क्या, 4 का क्या बचेगा? 2 बचेगा, तो वही मात्रा बचेगी 2/3 पाई आर क्यूब। अब चलते हैं मजे की बात इसमें, फिर इसका सरफेस एरिया ऊपर क्या बन गया? बिल्कुल फ्लैट, जैसे सेब हम काटते हैं तो ऊपर सर्कल बन गया, और नीचे क्या है? पूरा मुड़ा हुआ हिस्सा। अब मुड़ा हुआ हिस्सा कितना बचा? सर पहले जब पूरा था तो पाई आर स्क्वायर कितनी बार था? 4 बार। अब जो मुड़ा हुआ पूरा था उसमें से मुड़ा हुआ आधा तो चला गया, तो ये जो मुड़ा हुआ हिस्सा बचा है, ये मुड़ा हुआ हिस्सा कितना बचा है? 4 में से 2 पाई आर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया में 2 सरफेस एरिया इसमें बनेंगे। एक बनेगा कर्व्ड सरफेस एरिया, नीचे देखो मुड़ा हुआ कितना बचा? 2 पाई आर स्क्वायर। जब मुड़े हुए के बाद आगे बढ़ोगे तो आगे कौन सा है? ये और बचा ऊपर। ऊपर क्या दिख रहा है? सर्कल दिख रहा है, और सर्कल का मतलब क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सर्कल का मतलब होगा पाई आर स्क्वायर, ये बनेगा पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर स्क्वायर फिर हमें इसके साथ मिलाना पड़ेगा। जब हम टोटल बताएंगे तो हम टोटल बताते हैं, टोटल सरफेस एरिया हम बताते हैं 2 पाई आर स्क्वायर पहले से था जो कर्व वाला था, 1 पाई आर स्क्वायर ऊपर फ्लैट वाला और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। ये आपके फॉर्मूले थे जो आपको बहुत आसानी से समझा दिए गए हैं। आप इसको एक बार और रिपीट करेंगे। यदि आप इनिशिएटर हैं, यदि आप पहले से पढ़ चुके हैं, बस कंसेप्ट समझना था, तो आपको वो एक ही बार में समझ आ गया होगा। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो इसको फिर से रिपीट करके देखेंगे, दिमाग में ये छप जाएंगे, और जब आप क्वेश्चन करोगे तब ये कंसेप्ट आपके काम आएंगे, और वो क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे, आपको पुश करेंगे क्वेश्चन के आंसर आने के लिए और क्वेश्चन को समझने के लिए। क्योंकि समस्या ही समाधान होती है। जब हमें समस्या पता चलती है तो उसके सॉल्यूशंस निकालना इजी हो जाते हैं हमारे लिए। तो आप प्रॉब्लम को समझने के लिए आपको कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। यहाँ हमने कंसेप्ट भी समझा, बनता कैसे है, क्या क्या होता है, और फिर उसके बाद उससे डिराइव होने वाले फॉर्मूले भी उससे हमने जोड़कर देख लिए हैं। तो अगले सेशन से हम स्टार्ट करेंगे, एक एक लेक्चर में जो स्ट्रक्चर्स हमने यहाँ देखी सारी, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसके जो पॉसिबल टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इस सेशन में इतना ही। आप लोग जुड़े रहें इसी तरह की इंफॉर्मेटिव सेशंस के लिए। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद।